ओके अगेन वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। तो हम पढ़ रहे हैं एसएसटी पेज नंबर 27। हम मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। कल तक हमने मिनरल के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा, मिनरल के यूजेस के बारे में पढ़ा। तो अभी हम पढ़ेंगे हाउ टू कंजर्व मिनरल्स, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, यू नो दैट मिनरल्स जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। ये हज़ारों साल में बनते हैं और इनको रिन्यू होने के लिए एक्चुअली हज़ारों लाखों साल लगते हैं। तो जितनी तेज़ी से हम मिनरल्स को यूज़ कर रहे हैं उतनी तेज़ी से वो बन नहीं रहे हैं। सो दे आर एग्जॉस्टिबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ओके, सो हमें ये ज़रूरी है कि मिनरल्स के वेस्टेज को रोकें और ज़्यादातर हम रिसाइकल करें उनको, क्योंकि मिनरल्स को आमतौर पर मेटेलिक मिनरल्स हैं उनको रिसाइकल किया जा सकता है बहुत आसानी से। ओके, तो जैसे हम देखते हैं फॉर एग्जांपल हम पावर रिसोर्स में मिनरल्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेट्रोलियम और कोल और नेचुरल गैस, है ना। ये एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, हमें पावर जनरेशन में हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से पावर जो है वो हमें एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी है, ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी है, कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है। तो इसमें पावर के लिए हम कौन से रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं? कन्वेंशनल, जैसे कि फायरवुड है, लकड़ी है, और फॉसिल फ्यूल्स है। फॉसिल फ्यूल दो किस्म के हैं, कोल और पेट्रोलियम है। ये हमारे रिसोर्सेस हैं इसके पावर जनरेशन के। ओके, तो हम घरों में खाना पकाने के लिए या घरों को गर्म रखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फायरवुड इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से हम फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल भी इस्तेमाल करते हैं घरों को गर्म रखने के लिए, गाड़ियों को चलाने के लिए, फैक्ट्रियों को, मशीनों को चलाने के लिए। ओके, ज़रा हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फॉर एग्जांपल हम नेचुरल गैस क्या हम देखें तो एडवांटेज क्या है। ये आसानी से जो है ऑयल और नेचुरल गैस के हम देखते हैं। ऑयल और नेचुरल गैस दो कन्वेंशनल ये हैं। तो ऑयल आसानी से हम टैंकरों में लेके जा सकते हैं और इससे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री चलती है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री क्या होती है? एक तो उससे पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह निकला और बाकी चीज़ें निकली, जैसे कि वैक्स, मोमबत्ती निकला, जैसे कि पेट्रोलियम जेलीज निकले जिसमें से वैसलीन वगैरह कॉस्मेटिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से पेट्रोकेमिकल से प्लास्टिक बनता है, खाद बनती है, वो सारी चीज़ें बन गई। हाइड्रोकार्बन्स, जैसे मिसाल के ऊपर हमारे घरों में थर्मोकोल्स इस्तेमाल होते हैं, ये सारे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से बनी है ना। तो ये उसके फ़ायदे हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है कि एक तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल ये जलाने से क्या होगा, एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा। अच्छा, दूसरा क्या होगा कि ऑयल स्पिल होगा। जब समंदर से वो निकालते हैं ना, ये वाक़यात हर वक़्त होते रहते हैं। जब समंदर से, समंदर के बेड से पेट्रोलियम निकालते हैं तो पाइप्स में कभी-कभी लीकेज हो जाता है, पाइप्स टूट जाते हैं। तो वो सारा पेट्रोलियम, पाइप लीक हो जाए तो पेट्रोलियम समंदर में बह जाता है और वो समंदर के पानी में मिक्स नहीं होता ऑयल, वो समंदर के ऊपर ऐसे तैरता रहता है। उसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। उससे समुद्री जो लिविंग थिंग्स है उनको बहुत नुकसान होता है, प्लांट्स को नुकसान होता है, वहाँ एनिमल्स मर जाते हैं और बहुत कुछ उसमें नुकसान हो जाता है वाटर पोल्यूट हो जाने की वजह से। ओके, अच्छा, तो पोल्यूशन हो जाने की वजह से बारिश भी की कमी हो जाती है। ओके, और जो है ये फ्यूल जो है बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो रहा है, बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है। इसी तरह नेचुरल गैस का भी यही है ना कि नेचुरल गैस भी आप जलाते हैं, हाँ अलबत्ता पेट्रोलियम जब हम जलाते हैं उसमें ज़्यादा पोल्यूशन होता है, नेचुरल गैस में थोड़ा कम पोल्यूशन होता है। ओके, इसीलिए आप देखें हमारे कंट्री में पेट्रोलियम, पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों के साथ साथ सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां भी ज़्यादा है और उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि सीएनजी वाली गाड़ियां चलाने पे ज़्यादा लोगों को ये किया जाता है, हौसला अफजाई की जाती है ताकि उससे जो है पोल्यूशन का लेवल कम हो। ओके, तो नेचुरल गैस जो है उसके एडवांटेजेस क्या है, वो भी टैंकर्स में हम ले जा सकते हैं, उसको भी पाइपलाइंस के थ्रू हम ले जा सकते हैं। अच्छा, वो थोड़ा सा क्लीनर है फ्यूल और चीपर है ऑयल के मुकाबले में। ओके, अच्छा, इसी तरीके से फायरवुड और कोल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखें तो फायरवुड इजी एक्सेस है, हर जगह मिसाल के तौर पर मिल जाता है। प्लांट्स अगर हो तो लोग जो है आसानी से, और थोड़ा सा सस्ता है। लेकिन उसके एडवांटेजेस हैं, कलेक्ट करने में टाइम लगता है। अच्छा भाई, फिर प्लांट्स अगर आपने हम जंगलात से
काट काट के लेके आ रहे हैं, तो दुनिया से जो है वेजिटेशन ख़त्म हो रहा है, जंगल ख़त्म हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है। अच्छा, ये जो है इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बन जाता है कि नहीं। अच्छा, इसी तरह से कोल का भी देखें। कोल जो है ठीक है, अवेलेबल तो है फ़िलहाल के लिए, लेकिन वो इतना ज़्यादा भी अवेलेबल नहीं है, और इससे क्या होती है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है। एक तो इसके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में उठते हैं, और इसके साथ वो डस्ट भी एक उठता है, कार्बन डस्ट जो है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे ऐसे कोल के इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, उसके आसपास जो है वो कार्बन डस्ट बहुत ज़्यादा फैल जाता है, हवा में पोल्यूशन हो जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, हाइडल पावर। हाइडल पावर एक अच्छा ऑप्शन है। इसके डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा एडवांटेजेस बहुत अच्छे हैं। ये एक साफ़ क्लीन फ्यूल है, चीप है। अच्छा, इससे क्या होता है, हाइडल पावर के जब प्रोजेक्ट जब बनाते हैं तो उसके लिए हम डैम बनाते हैं, तो डैम में मछलियाँ वो हो सकती हैं, और डैम जब जहाँ पे बनाते हैं तो वहाँ से इरिगेशन के लिए कैनाल्स भी निकाले जा सकते हैं। इसके एक डिसएडवांटेज इसके क्या है, एक तो ये है कि जहाँ पर हम डैम बनाएंगे वहाँ के लोकल पॉपुलेशन जो है वो उसको डिस्प्लेस करना पड़ता है। जहाँ पे डैम बनाएंगे तो वहाँ से सारा ज़मीन पानी के नीचे चला जाएगा ना, तो लोकल पॉपुलेशन को डिस्प्लेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एरिया ज़मीन के नीचे चला जाता है, और वहाँ का इकोसिस्टम जो है उसको इफ़ेक्ट करता है। ओके, अच्छा, तो जो मिनरल्स के कन्वेंशनल जो सोर्सेस हैं वो लिमिटेड है। ओके, लिमिटेड है, वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। दे आर गेटिंग डिप्लेटेड इजीली एंड दे आर एग्जॉस्टेबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो हमें क्या करना चाहिए, उनको उन पर जो है हमारे डिपेंडेंस को बहुत कम करना चाहिए। अभी हम कोल के बारे में बात कर रहे थे कि कोल से क्या बनती है, कि एक तो हम घरों में जलाते हैं, फैक्ट्रीज़ में जलाते हैं, थर्मल पावर स्टेशन से, जहाँ जहाँ पे इंडिया में कोल आसपास अवेलेबल है वहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन हैं, यानी कोल से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। ओके, सो अच्छा, तो उससे क्या होता है, उससे जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। मेजर ये प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल हैं चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस। ओके, इंडिया में कोल कहाँ पे आती है, रानीगंज, झारिया, धनबाद और बोकारो, झारखंड में ये इलाके हैं, तो वहाँ पे कोल पाए जाते हैं। पेट्रोलियम की हम बात करें, पेट्रोलियम इससे हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, हमारे जनरेटर्स चलते हैं, मशीनें चलती हैं, है ना। ये रॉक्स के लेयर्स के अंदर, रॉक्स के लेयर्स के बीच में पाए जाते हैं, जैसे हमने कहा वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। ओके, तो आमतौर पर समंदर के बेड के नीचे भी पाए गए हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में मुंबई से के साहिल से थोड़ा दूर बम्बई हाई जिस इलाके को कहते हैं वहाँ पे पाया जाता है। ऑफशोर कोस्टल एरियाज़ में, यानी कोस्टल एरिया से थोड़ा सा समंदर के अंदर जाके हम उनमें वहाँ पे ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है। तो जो ज़मीन से वो पेट्रोलियम हम निकालते हैं, दे आर कॉल्ड क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल को फिर रिफ़ाइन करना पड़ता है फैक्ट्रीज़ में लेके, तो रिफ़ाइन करके उसमें से डीजल अलग होता है, पेट्रोल अलग, केरोसिन अलग, वैक्स, प्लास्टिक और लुब्रिकेंट्स बनते हैं। ओके, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम जिन जिन कंट्रीज़ के पास दुनिया में ज़्यादा है वो काफ़ी अमीर हैं। ओके, सो चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है ईरान है, इराक़ है, सऊदी अरबिया है, कतर है। ओके, और इसके अलावा यूएसए, रशिया, वेनेजुएला और अल्जीरिया में भी पेट्रोलियम पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है वहाँ पे गोल्ड ज़्यादा पाया जाता है। इनकी वजह से ही वहाँ की कंट्रीज़ ज़्यादा अमीर है। ओके, हमारे इंडिया में मुंबई हाई जैसे मैंने अभी कहा, और इसी तरीके से कृष्णा और गोदावरी के डेल्टास में भी पेट्रोलियम पाया गया है, और इसी तरह से असम में डिगबोई में भी पेट्रोलियम पाया गया है। ओके, सो नेचुरल गैस इस अनदर क्लीनर ऑप्शन। ये एक गैस होता है, वो पेट्रोलियम के कुओं के आसपास होता है कभी, और स्वैम्पी एरियाज़ में होते हैं, जहाँ पे दलदली इलाके हैं वहाँ पे नेचुरल गैस बन जाता है, वो भी ज़मीन के नीचे ही होते हैं। ओके, पेट्रोलियम नेचुरल गैस पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ, जैसे मैंने कहा, जब हम क्रूड ऑयल को निकालते हैं, लेकिन जब वो उसमें ड्रिलिंग करते हैं तो क्रूड ऑयल के ऊपर पेट्रोलियम का जो वेल है ज़मीन के नीचे है उसके ऊपर एक गैस जमा होता है, वो नेचुरल गैस है, उसको भी निकालते हैं उसी तरीके से। अच्छा, ये जो है फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल होती है,
और इंडस्ट्रीज़ में और डोमेस्टिक यूज़ में भी इस्तेमाल होती है। जिस तरह हम अभी एलपीजी गैस सिलेंडर्स में भर के घर में इस्तेमाल करते हैं ना, इसी तरीके से नेचुरल गैस इस्तेमाल किया जाता है। और कारों में गैस किट लगी होती है, सीएनजी से चलने वाली नेचुरल गैस से चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं, उसमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इस्तेमाल किया जाता है। सीएनजी का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो दुनिया में लीडिंग प्रोड्यूसर्स नेचुरल गैस के कौन कौन से हैं? रशिया है, नॉर्वे है, यूके है, नीदरलैंड्स है। वो ज़्यादा नेचुरल गैस प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा जिन जिन कंट्रीज़ में पेट्रोलियम पाया जाता है वहाँ पे नेचुरल गैस पाया जाता है। इंडिया में जैसलमेर, ओके, राजस्थान में कृष्णा गोदावरी के डेल्टा, त्रिपुरा में के कुछ इलाकों में, और मुंबई के ऑफशोर में। ऑफशोर मीन्स यानी साहिल से नज़दीक जो है नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स पाए गए हैं। ओके, तो बहुत ही कम कंट्रीज़ हैं जिनको अपने पास नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं। ओके, तो ईरान एक लीडिंग नेचुरल गैस की प्रोड्यूसर है। एक वक्त था कि ईरान और इंडिया के बीच में एक पाइपलाइन बिछाने का एक प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था, जिसमें वहाँ से ईरान से नेचुरल गैस इंडिया को भेजा जाना था, जो फ़िलहाल के लिए बंद है। वो अभी वो प्रोजेक्ट जो है कामयाब नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गाड़ियाँ और फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इससे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट जो है वो हवा में आ गया। तो ये एक कंसर्न की बात है, हमारे लिए एक फ़िक्र की बात है। ओके, तो फॉसिल फ्यूल्स को बहुत ज़्यादा ऐसे ही हम जलाते जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो है एक तो कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएंगे, पेट्रोलियम नेचुरल गैस वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। और इसके अलावा हवा में पोल्यूशन हो जाएगा। आजकल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें फॉसिल फ्यूल्स के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हुई हैं। तो यहाँ पर हम ये लेक्चर रखते हैं। तो अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।